हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाउंडेशन लर्निंग। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट? हमने लास्ट क्लासेस में एसीसीए का एसबीआर का कंसोलिडेशन बेसिक्स चालू कर दिया था। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आपको नॉर्मली पता है, जैसे F7 में आपने पढ़ा था कि कंपनी किसी को भी एक्वायर करती है, जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया तो क्या क्या पे कर सकती है, कैश पे कर सकती है या खुद के शेयर इशू कर देती है। तो शेयर इशू करने को बोलते हैं शेयर एक्सचेंज करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सब्सिडरी के शेयर्स होते हैं उसकी जगह होल्डिंग खुद के शेयर्स दे देती है। कई बार क्वेश्चन में डेफर्ड कंसिडरेशन भी होता है। डेफर्ड कंसिडरेशन मतलब कि जैसे पेमेंट करना है 2 साल बाद पे करना है, 4 साल बाद पे करना है, 3 साल बाद पे करना है, तो इसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड कंसिडरेशन। इसी तरीके से क्वेश्चन में कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन भी होता है कई बार। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन मतलब कि पेमेंट करना है लेकिन किसी फ्यूचर की कंडीशन पे डिपेंड है पेमेंट। ठीक है, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी को बोले कि मैं आपको एक्वायर कर रही हूँ और चलो ठीक है, कैश भी दे दिया मैंने, शेयर भी दे दिया, डेफर्ड कंसिडरेशन की बात भी हो गई, चलो कुछ कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन की बात करते हैं। अब क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। जैसे होल्डिंग सब्सिडरी को बोल रही है कि अभी मैं तुम्हें एक्वायर कर लेती हूँ, अगर तुम्हारी सेल्स करंट सेल्स का 300% हो गई विद इन 2 ईयर्स। ठीक है, अगर तुम्हारी सेल्स करंट सेल्स का 300% हो गई 2 साल के अंदर अंदर, तो मैं तुम्हें एक अच्छा अमाउंट और पे कर दूंगी, सपोज 5 लाख का। ऐसे करके बोल रही है। ये क्या है, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन होता है। अब कब मिलेगा ये कंसिडरेशन सब्सिडरी को, अगर करंट सेल्स का 300% हो जाती है सेल्स विद इन 2 ईयर्स के अंदर, तो ये सब्सिडरी को पेमेंट मिलेगा 5 लाख का। ठीक है, अब ये सेल्स 300% होना क्या है, किसी फ्यूचर की कंडीशन पे डिपेंड है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। और डेफर्ड कंसिडरेशन क्या होता है कि हाँ, हम आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद इतना पेमेंट करेंगे ही करेंगे। वो होता है डेफर्ड कंसिडरेशन, वो किसी पे चीज पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो डेफर्ड कंसिडरेशन में होता क्या है, अपन इसको प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाते हैं। जब भी डेफर्ड कंसिडरेशन की बात आएगी तो प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाया जाएगा। जैसे हमें 3 साल बाद कोई पेमेंट करना है, फिक्स है, करना ही है, तो उसको किस पे दिखाएंगे, प्रेजेंट वैल्यू पे दिखाएंगे। और हर साल अनवाउंडिंग करेंगे डिस्काउंट की। भाई मान लो आपको सपोज 3 साल बाद 4 लाख का पेमेंट करना है, होल्डिंग कह रही है सब्सिडरी को हम 3 साल बाद आपको सर्टेन है, पक्का है, 4 लाख का पेमेंट कर देंगे। तो आज अपनी बुक्स में अपन 4 लाख तो दिखाएंगे नहीं, अपन प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू किया, कोई ना कोई डिस्काउंट फैक्टर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करेंगे। तो 4 लाख का मान लो अपन ने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाली, तो वो सपोज 3,50,000 आई। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितना दिखाएंगे, 3,50,000। बट हर साल लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे जो है वो 3 साल नजदीक आएंगे तो वैसे वैसे हर साल क्या होगा, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। पहले अभी 3,50,000 है, हो सकता है फिर 3,60,000 हो, फिर 3,80,000 हो और फिर 4 लाख हो। इस तरीके से लाइबिलिटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये जो गैप बढ़ेगा इसमें और इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं, अनवाउंडिंग ऑफ डिस्काउंट। अभी करके देखेंगे कैसे करते हैं। ओके, तो डेफर्ड कंसिडरेशन को हमेशा किस पे दिखाया जाता है, प्रेजेंट वैल्यू पे। और जो डिफरेंस आएगा हर साल उसे फाइनेंस कॉस्ट नाम से दिखाते हैं, P&L में चार्ज करते हैं। बट कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन को किस पे दिखाते हो आप, फेयर वैल्यू पे दिखाते हो। ध्यान से देखो, मैंने ऊपर प्रेजेंट वैल्यू लिखा है, यहाँ पे फेयर वैल्यू लिखा है। तो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन को किस पे दिखाया जाता है बुक्स में, फेयर वैल्यू पे। फेयर वैल्यू मतलब प्रेजेंट वैल्यू तो यूज होगी, साथ में कुछ प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी यूज होगा। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी फैक्टर क्यों, अब जैसे मैंने आपको बोला कि 2 साल के अंदर अंदर सेल्स अगर 300% हो गई करंट सेल्स का, तो अब ये कैसे पता लगेगा भाई, प्रोबेबिलिटी है, चांस है, हो भी सकता है नहीं भी हो।
तो इसलिए फेयर वैल्यू टर्म यहाँ पे यूज होता है। और हर साल, अब जैसे मान लो आपने अभी 5 लाख देने का वादा किया, ठीक है, और आपको लगता है अभी फेयर वैल्यू इसकी 1 लाख है, ठीक है। फेयर वैल्यू कैसे निकली होगी? जो भी आप पे करने का सोच रहे हो 5 लाख, उसमें मल्टीप्लाई कर दिया होगा मैंने प्रोबेबिलिटी से और मल्टीप्लाई कर दिया होगा पीवी फैक्टर से, ठीक है। ऐसे निकलता है ये अमाउंट। तो कितना आया? 1 लाख आ गया सपोज। तो 1 लाख जो आया इसे क्या बोलेंगे अपन? फेयर वैल्यू बोलेंगे। अब इसको रिव्यू करेंगे हर साल के एंड में, ठीक है। फर्स्ट ईयर के एंड में सपोज ये पेमेंट हुआ 1,50,000, 1 लाख की जगह 1 लाख से बढ़ के 1,50,000 हो गया। तो अब जो 50,000 बढ़ा उसे क्या बोलेंगे? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। क्या बोलेंगे इसको? चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, राइट। और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट आपको पता है प्रोस्पेक्टिवली पीएनएल में दिखाते हैं अपन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे प्रोस्पेक्टिवली, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, आगे वाले इफेक्ट से करेंगे, ओके। ऐसे करके काम होगा। बट अगर आपको याद हो तो कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन की फेयर वैल्यू हमेशा F7 में भी दे रखा था ये टॉपिक, तो आपकी बुक्स में डायरेक्टली गिवन होती है, क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन होती है कॉन्टिजेंट कंसिडरेशन का फेयर वैल्यू इतना है। तो हमें कोई प्रोबेबिलिटी, कोई पीवी फैक्टर वगैरह कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है ना, ओके। अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये तो मैंने थ्योरी बताई। जैक एक्वायर्ड 24, ये कापलान का क्वेश्चन है, स्टडी टेक्स्ट का, F7 का, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, जैक एक्वायर्ड 24 million $1 शेयर 80% ऑफ द ordinary shares of Becky by offering a share for share exchange of 2 share for every 3 share acquired in Becky। बोल रहा है कि जैक जो है बैकी के शेयर्स एक्वायर कर रहा है और हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर इशू कर रहा है। तो आप कितने शेयर एक्वायर कर रहे हो? 24 मिलियन, है ना। तो हर 3 शेयर के बदले 2 शेयर इशू हो रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2। तो कितने क्वांटिटी में शेयर इशू हो गए बताओ? 16 मिलियन क्वांटिटी में नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो गए, ठीक है। ये किसके शेयर इशू होंगे? कौन इशू कर रहा है ये शेयर? बाय जैक। जैक के खुद के शेयर इतने इशू हो रहे हैं 16 मिलियन। और एंड अ कैश पेमेंट ऑफ $1 पर शेयर पेबल आफ्टर 3 ईयर लेटर्स। क्या बोल रहे हैं कि कैश पेमेंट भी करना है $1 का, पेबल 3 ईयर लेटर। तो ये क्या है? ये डेफर्ड कंसिडरेशन है। $1 पर शेयर का पेमेंट करना है, तो 24 मिलियन शेयर एक्वायर कर रहे हो आप, तो 24 इंटू 1 मीन्स 24 मिलियन का पेमेंट करना है। बट पेमेंट कब करना है? 3 ईयर लेटर। तो इसकी क्या निकालनी पड़ेगी? प्रेजेंट वैल्यू। जैक शेयर हैव अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ $1 एंड करंट मार्केट वैल्यू ऑफ $2। देखो जैक ने अभी 24 मिलियन शेयर एक्वायर करे, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2, तो जैक खुद के 16 मिलियन शेयर मतलब इशू करेगा। जैक खुद के 16 मिलियन शेयर इशू करेगा। हर शेयर की जैक की वैल्यू कितनी है मार्केट में? $2 की। तो ये कितने डॉलर के शेयर हो गए? $32 मिलियन के शेयर हो गए, राइट। डेफर्ड कंसिडरेशन कितना है? ये कैसे निकालेंगे? द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड वैल्यू ऑफ $1 रिसीवेबल इन 3 ईयर टाइम कैन बी टेकन एज 0.75। तो अगर आप 10% का 3 ईयर का पी फैक्टर निकालोगे तो भी यही आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल्स टू तो कितना आएगा? 0.75, राइट। तो 24 इंटू 0.75 मीन्स कितना हो गया? $18 मिलियन हो गया। तो 18 प्लस 32 कितना हो गया? $50 मिलियन का आपका टोटल कंसिडरेशन हो गया, ओके। राइटिंग थोड़ी सी मेरी गंदी है, वो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालनी है, तो यही तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया $50 मिलियन का। और बोल रहा है जर्नल शो द जर्नल टू रिकॉर्ड इट इन द जैक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोल रहा है जैक के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री पास होगी? तो जर्नल एंट्री तो हमारी फेवरेट है, कर देते हैं फटाफट। उसमें क्या है?
बताओ क्या एंट्री पास करेंगे। आपने शेयर एक्वायर करे बैकी के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट इन बैकी, बैकी की स्पेलिंग क्या है, बैकी, हाँ, कितने परसेंट एक्वायर करें, 80%। क्या वैल्यू है बताओ, 50 मिलियन। क्या इशू करोगे उसके बदले, टू शेयर कैपिटल और टू डेफर्ड कंसिडरेशन। अब एक बार डेफर्ड कंसिडरेशन लिख देते हैं, $18 मिलियन का, ठीक है। शेयर कैपिटल थोड़ा सा ध्यान से देखना, 32 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि 16 मिलियन शेयर आप इशू कर रहे हो, बट उस शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो है $1। $1 का शेयर आप $2 में इशू कर रहे हो, मीन्स $1 का क्या हो गया, प्रीमियम, राइट। $2 इशू प्राइस, $1 नॉमिनल वैल्यू, तो $1 का बचा हुआ क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। तो टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1 मीन्स 16, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा, 16 इंटू 1 अगेन कितना, 16। तो ऐसे करके एंट्री मिलेगी, ओके। अब आगे क्या बोल रहा है आपसे, शो हाउ द डिस्काउंट वुड बी अनबाउंड। ये जो 18 मिलियन का आप डेफर्ड कंसिडरेशन दे रहे हो, ठीक है, आपने बुक्स में रिकॉर्ड किया है, आपको 3 साल बाद कितना पे करना है, 24, तो एक्स्ट्रा कितना पे करोगे, 6। तो ये 6 एक्स्ट्रा पे करते हो उसे बोलते हैं डिस्काउंट या इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट कुल मिला के, अगर आपको याद हो तो ये जो ब्याज है एक तरीके से फाइनेंस कॉस्ट है, इसको कैसे अनबाउंड करेंगे, P&L में कैसे डालेंगे, उसकी बात चल रही है। तो इसके लिए अपन एक लेजर बना लेते हैं। लेजर कौन सा, डेफर्ड कंसिडरेशन का, ओके, डेफर्ड कंसिडरेशन का लेजर, डेफर्ड कंसिडरेशन अकाउंट। तो इससे आपको मैं पूरे 3 साल में सिखा दूंगा कि भाई 3 साल में अपन कैसे अकाउंटिंग करेंगे इसकी। टी बना देते हैं, लेजर अकाउंट तो मतलब टी होता है, आपको तो पता ही होगा। बाय अब देखो एंट्री क्या हुई है, इन्वेस्टमेंट इन बैकी टू डेफर्ड कंसिडरेशन 18 से, तो बाय इन्वेस्टमेंट इन बैकी, ठीक है, 18। फिर लेजर अकाउंट तो आपको सबको बनाना आता है, 11th क्लास से अपन बना रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट रेट या कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में कितना था, 10% था, राइट। तो बाय फाइनेंस कॉस्ट 18 का 10% कितना होता है, 1.8, तो कितना हो गया, 19.8 मिलियन, ओके। तो अब हमारी लाइबिलिटी मतलब एक तरीके से बढ़ गई, इसे बोलते हैं डिस्काउंट का अनबाउंड करना, ओके। टू बैलेंस CD ईयर एंड में कितना आ जाएगा, 19.8 मिलियन का। फिर अगले साल सेकेंड ईयर में बाय बैलेंस BD 19.8, फिर बाय फाइनेंस कॉस्ट 1.98, तो 19.8 प्लस 1.98 मीन्स कितना आ गया, 21.78, ठीक है। ये थोड़ा सा राउंड ऑफ का इशू आता है इन जगहों पे, ठीक है। बाय बैलेंस BD 21.78, और पे कितना करोगे आप बताओ लास्ट में आके, 24 का, ठीक है ना, पेमेंट तो 24 का करना है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर है उसको फाइनेंस कॉस्ट में डाल दो। अब की बार 10% से निकालोगे ना तो थोड़ा सा बैलेंस बाकी रह जाएगा, इसलिए बैलेंसिंग फिगर से सीधा फाइनेंस कॉस्ट में डाल दो 2.22, ठीक है। एग्जैक्ट करके देखोगे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ओके। तो होप को आपको समझ में आया हो, ये डेफर्ड कंसिडरेशन की बात है। तो जब भी कभी भी अगर डेफर्ड कंसिडरेशन आता है तो इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, फटाफट से अपन ने कर लिया। इसके बाद अपन और भी इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक्स करते रहेंगे ताकि आपका F7 का जो बेस है, F7 अगर किसी का हिला हुआ है तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे, है ना।